नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम में आज का विषय है जैव विविधता। इस खास कार्यक्रम के साथ मैं प्रियंका मलिक। श्रोताओं, जैव विविधता के समझौते और क्रियान्वयन विषय पर आकाशवाणी से संवाददाता विभूति मिश्र ने पर्यावरणविद डॉक्टर सीके वासनिक से खास चर्चा की है। तो विषय है जैव विविधता का पुनर्निर्माण, समझौते से कार्रवाई तक। सीके वासनिक जी, ये बताएं कि इसका क्या अर्थ है और यह विषय इस बार क्यों चुना गया है? देखिए, जैव विविधता का तात्पर्य होता है कि सारे जीव जंतु जो हमारी पृथ्वी पर हैं उनके बारे में और उनको इकट्ठा देख करके जो उनकी टोटल कैपेसिटी है और जो टोटल उनका नंबर है उसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। समस्त जीव विविधता, इसके अंदर समुद्र में रहने वाली विशालकाय मछली जैसे व्हेल और जमीन के अंदर और पानी के अंदर बड़े सूक्ष्म बैक्टीरिया, ये सब इसके अंदर निहित हैं। तो इन सब की जो ये पूरी एक कम्युनिटी है, इसको हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। बायोडायवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजिकल और डायवर्सिटी, दैट इज जीव विविधता। इसके बारे में आज हमारा जो 22 मई का दिन चुना गया है, इसको बायोडायवर्सिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता को बायोडायवर्सिटी के और मानव के जो आपसी संबंध हैं उनके बारे में बताया जाए ताकि बायोडायवर्सिटी का संरक्षण हो सके। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बायोडायवर्सिटी का मानव जीवन के साथ क्या संबंध है और क्यों हमें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। बायोडायवर्सिटी से हमारे पृथ्वी के आवश्यक तत्व हमें मिलते हैं, जैसे श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन और खाने के लिए हमें भोजन प्राप्त होता है बायोडायवर्सिटी से। पेड़ पौधों से फल और अनाज, पेड़ पौधों से और कई सारे औषधि भी हमें प्राप्त होती है। मैं तो ये कहूंगा कि मानव की सारी मूल आवश्यकताएं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं जी। अगर आप देखें, आपकी कोई भी चीज हो, जैसे पहनने के जूते या पकाने का तेल, सर में लगाने का तेल और कई तरह की औषधियां, सब पेड़ पौधों और जानवरों से ही हमें प्राप्त होती है। जानवर ही नहीं बल्कि जो सूक्ष्म दृश्य जीव होते हैं, जिनको बैक्टीरिया और फंजाई भी कहा जाता है, जिनको कि हम आंख से देख भी नहीं सकते हैं, हमारे निर्वाह के लिए वो अति आवश्यक है और शायद पूरी जिंदगी हम उनसे कभी परिचित भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके निरंतर कार्यरत रहने से ही हमारे जीवन के अंदर ऐसी समस्या नहीं आती है और हम पूरे तरीके से स्वस्थ पूर्वक रह सकते हैं। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि इसको लेकर भारत के अंदर क्या स्थिति है और वैश्विक स्तर पे भारत का क्या योगदान रहा है और जीवों को बचाने के लिए हमने क्या प्रयास किए हैं और खासकर बाघ के संदर्भ में हमने क्या कुछ किया है। बायोडायवर्सिटी और खास तौर से जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, हमारा देश एक बायोडायवर्सिटी प्रधान देश है। इसको हम मेगा बायोडायवर्सिटी रीजन कहते हैं। हमारे यहाँ बायोडायवर्सिटी का बाहुल्य है और हम बहुत धनी हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है और हमारे यहाँ कई तरह के जलवायु मिलते हैं, जैसे ऊपर पहाड़ों पर ठंडी जलवायु, रेगिस्तान, उसके साथ में जहाँ पे नदियां हैं वहाँ पे नदी के जल और उसके बाद में जो पानी के जलाशय हैं उनके अंदर, तो हर तरीके के जीव जंतु हमारे यहाँ पाए जाते हैं और इसकी वजह से हमारे यहाँ बायोडायवर्सिटी का बाहुल्य है और हमने बायोडायवर्सिटी को बहुत अच्छी तरीके से सृजन करके रखा हुआ है। हालांकि हमारे देश के अंदर विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या है, फिर भी हमारे यहाँ बायोडायवर्सिटी की मात्रा काफी प्रचुर है। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं है या उसके ऊपर दबाव नहीं पड़ रहा है या उससे उनके ऊपर कोई एक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उनके ऊपर एक बुरा प्रभाव तो पड़ रहा है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और दूसरी बात यह है कि हैबिटेट, जो उनके रहने के स्थान हैं, उनके अंदर भी कमी होती चली जा रही है, जंगल कटते जा रहे हैं, तो इस वजह से काफी सारा उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस सब के होने के बावजूद भी हमारे यहाँ बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के बारे में काफी चिंता रहती है और प्रयास भी किए गए हैं। इसमें से टाइगर कंजर्वेशन एक प्रमुख प्रयास है जो कि काफी सक्सेसफुल रहा है। विश्व के अंदर 97% टाइगर हैबिटेट नष्ट हो चुके हैं, उनकी प्रजातियां वहां खत्म हो गई हैं। केवल भारत के अंदर ही एक बहुत अच्छी उनकी पॉपुलेशन मिलती है जिसको कि हमने बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित किया है और अब उनकी गिनती बढ़ भी रही है और विश्व में ये ज्वलंत उदाहरण के रूप में उपस्थित भी किया जाता है।
हर वर्ष जैव विविधता दिवस में कोई न कोई विषय चुने ही जाते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है और यह केवल औपचारिकता न रह जाए, इसको लेकर क्या उपाय किए गए हैं, कितनी सफलताएं मिली हैं? मैं आपको बता दूं कि इस साल बायोडायवर्सिटी डे का जो स्लोगन है, उसका जो मेन फोकस है वो है एग्रीमेंट टू एक्शन। मैं आपको याद दिलाऊं कि पिछले साल दिसंबर में बायोडायवर्सिटी की कॉप की मीटिंग हुई थी, जिसका कि सीधा बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन जो 1992 में सर्वसम्मति से पास किया गया था, उसके तत्वाधान में ये हुई थी। जो इसका आउटकम है इस मीटिंग का, जो मॉन्ट्रियल में हुआ था, उसके आउटकम में बहुत सारे चीजें तय की गई थी ताकि बायोडायवर्सिटी का जो ह्रास हो रहा है उसको कम किया जा सके और बायोडायवर्सिटी की स्थिति को विश्व के अंदर और मजबूत किया जा सके और उसको फिर से पूरी तरीके से फलने फूलने का अवसर दिया जा सके। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात थी वो ये है कि ये तय हुआ कि जो जमीन है और जो तटीय स्थान है, समुद्र है और साफ पानी की जो नदियां हैं और जो जलाशय हैं, उनका 30% भाग सदैव के लिए निश्चित और सुरक्षित कर दिया जाए बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टारगेट है और इस टारगेट को रखा गया था कि 2030 तक इसको पूर्ण करना है। हमारे देश में करीब 27% लैंड जो है वो कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, तो 27% को 30% बनाना कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। हम उसको शायद अचीव कर लें अगर हम पूर्ण तरीके से इसके ऊपर अपना ध्यान रखें और कोशिश करें। उसके साथ साथ हमारे जो जलाशय हैं, वेटलैंड है और जो कोस्टल एरियाज हैं, वहां पर हमको काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर ये भी कहा गया है कि इस सब को करने के लिए कई सारे कदम हमें उठाने पड़ेंगे और हर कंट्री को इस उद्देश्य को लेकर के अपने अपने देश के नेशनल बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन प्लान के अंदर आवश्यकता रूप से बदलाव करना पड़ेगा और बदलाव किए हुए नए तरीके से जो फिर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन नेशनल प्लान होंगे, उनको बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन सेक्रेटेरिएट के अंदर जमा करना होगा ताकि संपूर्ण रूप से उसके ऊपर विचार किया जा सके कि क्या स्थिति है और क्या और करने की आवश्यकता है। इस साल तुर्की में एक अगली कॉप मीटिंग होने वाली है, तो इसका आशय ये है कि जो तुर्की में होने वाली मीटिंग है उससे पहले, जिसको हम कहेंगे कॉप 16, उससे पहले ये सारे जो नए तब्दील किए हुए या बदले हुए नेशनल कंजर्वेशन बायोडायवर्सिटी प्लान हैं, वो सब सेक्रेटेरिएट के अंदर सबमिट हो जाने चाहिए। लेकिन अभी शायद इसके अंदर काफी कमी है और अभी उतनी जागरूकता से लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा है। क्लाइमेट चेंज हुआ या हमारी अन्न की समस्या हुई, इन सब के अंदर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन अगर हम सही तरीके से करें तो काफी तरीके से इन समस्याओं से हम समाधान पा सकते हैं और इनके द्वारा जो कष्ट होने वाला है उसकी भी निवृत्ति हो सकती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए बायोडायवर्सिटी एक बहुत ही आवश्यक टारगेट है जिसके बारे में हमें गहन तरीके से सोचना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी जीव जंतु हैं वो आपस में एक दूसरे से काफी नजदीकी तरीके से जुड़े हुए और मिले हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा वृक्ष जो कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में उग रहा है, वो काफी सारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ग्लोबल वार्मिंग के कम होने में उसका एक अहम योग होता है। लेकिन इस वृक्ष को वहां तक लाने के लिए कई सारे चिड़िया और पॉलिनेटर्स उसके बीज को इधर से उधर ले जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर पेड़ों के फल और बीज जानवरों के भोजन प्रणाली से होते हुए वो निकलते हैं तो उनके जर्मिनेशन में काफी तेजी से फायदा होता है और इस प्रकार जंगल को बढ़त भी मिलती है। जी CK वार्ष्णेय जी, हमारे साथ जुड़ने और बहुमूल्य जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जैव विविधता के समझौते और क्रियान्वयन विषय पर खास बातचीत। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।